तो नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। तो हम लोग ने जो कल लास्ट क्लास में फॉर्मूला कैलकुलेट करे थे, हम लोग ने वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, वी एवरेज और वी एमपीएस, इन तीनों का फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है, तीनों की वेलोसिटी बताई थी, उनमें रेशियो भी मैंने कैलकुलेट करके बताया था। ये कितना था, √2 रेशियो, इधर कितना था, √8/पाई, और ये कितना था, √3। √3। करेक्ट। तो अब हमें ये देखना है, सपोज एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, यदि कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो इनका स्पीड कुछ ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और जनरल टाइप ऑफ स्पीड का हम लोग ने कुछ एवरेज लिया। करेक्ट। और बेसिकली सिंपल है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकी स्पीड 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। करेक्ट। फिर उनका जो, जैसे आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि बहुत सारे नंबर है, उनका एवरेज लेना, सबको ऐड कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उससे डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाता है। वीआरएमएस में क्या था, मैंने बोला था उसके स्क्वायर को ऐड करके डिवाइड करके इसको रूट लो तो उसको वीआरएमएस हो गया था। और जबकि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था वो क्या था, कि इस जो पार्टिकल्स में से ऐसी कौन सी स्पीड है जो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स की, वो क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है। अब जो ये मैक्सवेल है, इसी ने क्या करा बेटा, इन स्पीड्स का, ये तो हमने एवरेज निकाला था, बट हर एक पार्टिकल्स की स्पीड को कर्व के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करे, कर्व के थ्रू ड्रॉ करने की कोशिश करे। क्या करा देखते हैं जरा। यदि सपोज इसने क्या किया, एक कर्व बनाया, इसमें क्या लिया, इस वाई एक्सिस में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल having particular speed। सपोज कुछ एलिमेंट ये थे जिनकी स्पीड क्या थी, 0 थी, मतलब रेस्ट पे थे। कुछ ऐसे थे जिनकी थोड़ा ज्यादा, कुछ ऐसे थे जिनकी बहुत ज्यादा। ठीक है। फिर कुछ ऐसे थे जिनकी इनफाइनाइट थी। समझ में। तो ये क्या था बेटा, जो जीरो स्पीड वाले थे, जीरो स्पीड वाले वो जीरो थे सपोज, जो बहुत कम स्पीड वाले थे वो बहुत कम फ्रैक्शन में थे, और जो ये जो थे, मतलब ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका मतलब क्या है, ये इतने नंबर, ये आपका क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसकी स्पीड क्या थी, ये। इसी को हम लोग ने क्या डिफाइन करा है, VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्योंकि सबसे ज्यादा ये क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इतने पार्टिकल्स के नंबर, इतने पार्टिकल्स का स्पीड क्या है ये। और यदि सपोज ये इसकी बात करें तो ये क्या बोलेंगे, कोई ये सपोज v2 वेलोसिटी स्पीड है, वो क्या होगा, इतने फ्रैक्शन, इस इतने फ्रैक्शन की क्या होगी, v2। कुछ ये स्पीड है तो इतने। तो बेसिकली हमने क्या करा, मैक्सवेल ने क्या करा, जितने भी पार्टिकल्स थे टोटल, उन सबके, इन सब में कुछ, जैसे सपोज मैं सिर्फ 10 की बात करूं, ज्यादा में आप लोग कंफ्यूज हो गए। सपोज 10 है, ठीक है, 10 पार्टिकल्स हैं। 10 में से बेटा दो पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 5 है, दो पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी 10 है, दो ऐसे हैं जिनकी 0 है, दो ऐसे हैं जिनकी 5 है, और ठीक है, या मैं ये बोलूं, दो ऐसे हैं जिनकी 2 है, और दो ऐसे हैं जिनकी 4 है, और दो ऐसे हैं जिनकी 6 है। करेक्ट। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए, मतलब सपोज v1 v2 इस तरीके से, इस पर्टिकुलर स्पीड के कितने पार्टिकल, जैसे दो स्पीड के पार्टिकल कितने थे, 2, वैसे ही इधर से हमें पता चला कि v1 स्पीड के लिए ये पार्टिकल्स है तो इधर ये डेटा आया, v2 के लिए इतने पार्टिकल थे तो ये डेटा, vmps कितने पार्टिकल थे तो ये, इस स्पीड के लिए। तो इसको कर्व को हम लोग क्या किया, ज्वाइन किया, और इधर क्या बन गया, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया। क्या बना, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बन गया। तो बेसिकली इस ग्राफ से हमें क्या समझना है कि कितने पार्टिकल्स हैं जिनका स्पीड vmps है, कितने पार्टिकल्स हैं जिनका स्पीड v2 है, कितने पार्टिकल्स हैं जिनका स्पीड v1 है।
तो हमने क्या करा, जितने भी आपके कंटेनर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे और उनकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेलोसिटीज थी, उनको हमने एक कर्व में डिस्ट्रीब्यूट करा कि इनकी जो स्पीड है वो किस तरीके से वेरी कर रही है। उसी के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। आया क्या समझ में? कहां तक सुना था आप लोगों ने? आपने समझा दिया था पूरा। समझा दिया था? समझ में आया? सर एक बार वापस समझा दो। एक बार वापस समझा दो। देखो, सुनो, ये मैं समझ रहा हूँ ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है ये समझो पहले, ठीक है। ये जो एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यदि कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो उनका स्पीड क्या होगा बेटा, सबका डिफरेंट होगा। हाँ यदि उस सर। कंटेनर के अंदर के पार्टिकल का सबका स्पीड डिफरेंट है और हमें उसी के स्पीड की स्टडी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपके पास बहुत सारे पार्टिकल्स या बॉल है और वो सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से मूव करे, तो आप क्या बोलोगे, हाँ कि पांच पांच बॉल ऐसी हैं जो कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही हैं, 10 ऐसी हैं जो इससे। तो वही क्या किया मैक्सवेल ने किया, उसने क्या देखा कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस स्पीड के लिए हैं, कितने नंबर ऑफ सर, पार्टिकल्स सिर्फ किस पर्टिकुलर स्पीड। नॉर्मल हाँ, जो डेटा है उससे सिर्फ ग्राफ बनाया ना। हाँ, डेटा से उसने ग्राफ बनाया और उसने देखा कि आपकी जो स्पीड है वो किस तरीके से वेरी कर रही है, ठीक है। मतलब ठीक है। पार्टिकल्स, जो कम स्पीड के पार्टिकल्स थे वो कम थे, और जो बहुत ज्यादा स्पीड के पार्टिकल्स थे वो भी क्या थे, कम थे। मतलब जो ऐसे पार्टिकल्स जो इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहे हो वो भी ना के बराबर थे, और ऐसे पार्टिकल्स जो कि क्या जीरो स्पीड से कर रहे थे वो भी जीरो। बट कुछ ऐसे थे, ठीक है, जो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। सपोज ऐसे सोचो, 10 से लेके 11 के बीच के कितने पार्टिकल्स हैं, 10 से लेके सपोज ये स्पीड क्या 10 और ये क्या 11, इसके बीच के पार्टिकल्स क्या है, वो ये है। समझ गए? इस कर्व का जो ये हाँ सर। एरिया अंडर कर्व होगा, ये पार्टिकल्स क्या हो गए, ये इस स्पीड के, इस स्पीड पे, इसके इन सबको यदि मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, इनके पार्टिकल्स। करेक्ट? हाँ सर, नंबर आपको ऑफ यदि पता पार्टिकल। हो इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है, यस सर, हाँ आता सर। है। इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट सिंपल तो छोटे छोटे एडिशन, पार्ट को ऐड करके। छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना है। सपोज v1 वेलोसिटी के इतने पार्टिकल्स थे, v से थोड़ा सा 10.1 वाले इतने थे, 10.2 वाले इतने थे, 10.3 वाले इतने थे, तो इन सबको मैं ऐड कर दूंगा तो इस रेंज की वैल्यू, इस रेंज के मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। हाँ सर। करेक्ट? और यदि इस रेंज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गया कि टोटल में कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका वेलोसिटी इस रेंज में है। क्लियर? आया हाँ समझ में? सर। बस इसी के डिस्ट्रीब्यूशन को किसने किया, मैक्सवेल ने अपने कर्व से रिप्रेजेंट करा कि कितने पार्टिकल्स किस पर्टिकुलर रेंज में आ रहे हैं या किस पर्टिकुलर स्पीड के लिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। उसी के डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सवेल ने क्या किया, अपने
डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिप्रेजेंट करा है। आया समझ में? इस कर्व में क्या है बेटा, स्पीड 0 से लेके इंफिनिटी तक है, करेक्ट। और ये जो बेस्ड है ये सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। हाँ, इस ग्राफ का सर। जो शेप है वो वेरी शेप, देखो क्या होता है बेटा, मैथ्स में आप अभी मैथ्स में आपने ग्राफ सीखे नहीं है अभी तक, तो जो शेप है वो नहीं चेंज होगा। हाँ, बट ये हो सकता है इसका कर्व चेंज हो जाए, कुछ इस तरीके से बन जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाए या कुछ इस तरीके से बन जाए, ठीक है। तो ये कर्व चेंज हो सकता है, कुछ इस तरीके से बने, ये चेंज हो सकता है, बट इसका जो शेप है वो शेप एक ही रहेगा, क्योंकि जो इनके बीच इनका जो फंक्शन बनता है, फंक्शन से हमें डिसाइड करना होता है कि इसका शेप कैसे बनता है। क्लियर? तो इनका जो फंक्शन बनता है उसका फिर डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन, वो सब करके शेप डिफाइन होता है, और वो सब आपको अभी आता नहीं है, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। क्लियर है श्रेया? यस। ओके। तो अभी मैं कुछ लिखा रहा हूँ, फिर उसको लिखना, फिर मैं ये आपको ड्रॉ करने के लिए बोलूंगा, तो ये ड्रॉ करना। ओके, ठीक है सर। जो मैं बोल रहा हूँ लिखा रहा हूँ वो लिखो। तो बेसिकली जो मैक्सवेल के पोस्टुलेट्स हैं उन पोस्टुलेट्स को लिखते हैं। पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट है, इट इज बेस्ड ऑन, देखो बेटा एग्जैक्ट डेटा तो हमारे पास है नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये जो थ्योरी है ये सब क्या है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर है, इज बेस्ड अपॉन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकंड पॉइंट क्या है, इट गिव्स statistical averages of whole collection of gas क्या है, ये जो कर्व है या डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका स्टैटिस्टिकल एवरेज है, जितने भी आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वेलोसिटी की को हम लोगों ने क्या किया, उसको एवरेज लिया, उसके बेसिस पर इस कर्व को हम लोग ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, थर्ड, स्पीड ऑफ gaseous molecules of may vary of speed of gaseous molecule may vary from 0 to infinity। ओके, इसके बाद लिख लेना द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन of speed can be, सर ये फोर्थ पॉइंट है। ये फोर्थ पॉइंट नहीं है बेटा, ये इसी में कंटिन्यू करना, बट नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू करना। प्लॉट कैन बी प्लॉटेड जो हमने कर्व ड्रॉ करा था उसी के लिए लिखा रहा हूं, against fraction of molecules as follows।
नहीं, इसके बाद फिर वो ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपने भी हाँ दिया। बस इसके बाद जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था वो करना है। ये हो जाए तो मेरे को बताना, तो मैं ग्राफ दिखा दूंगा। डन ये? यस सर, हो गया। ओके। सर स्पीड इंफिनिटी तक कैसे वैरी करते हैं? क्या स्पीड सर। स्पीड? तो हर एक पार्टिकल का स्पीड तो डिफरेंट होगा ना। हाँ सर, पर इंफिनिटी तक कैसे वैरी करते हैं? अरे कुछ भी हो सकता है ना, मतलब बहुत फास्ट को आप इनफाइनाइट बोल रहे हो, इसलिए तो वो इनफाइनाइट वाले देखो ना के बराबर पार्टिकल्स, जीरो पार्टिकल था। ठीक है। हाँ, पर वो जीरो को टच नहीं कर रहा ना सर ग्राफ। अरे तो ऐसा बहुत ज्यादा कोई बहुत तेज मूव करने वाला पार्टिकल हो सकता है किसी पर्टिकुलर गैस के लिए, समझ गए? अभी ये तो अभी हम लोग ये सीखेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर बनाऊंगा मैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे भी तो इनकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है हाँ ना। सर, पर प्रैक्टिकली तो इम्पॉसिबल होगा ना वो। हाँ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल बोल सकते हो, बट बहुत ज्यादा लार्ज स्पीड को हम लोग जस्ट इनफाइनाइट बोल रहे हैं। ठीक है सर। डन? नो सर। ओके करो। सर वो ब्लू से नीचे का लिखा V1 और V2 के नीचे। ये मैं एग्जांपल ले रहा था तो लिखा, उसका कुछ मत लिखो, छोड़ दो। ये 10 to 11 में एग्जांपल लिया था ना, उसका लिखा था। ओके। हो गया? अब देखते हैं हम लोग इस कर्व से क्या क्या सीखे। ठीक है, कर्व से हमें क्या क्या पता कर सकते हैं हम लोग। अच्छा ये जो जो ये कर्व था, ठीक है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रैक्शन किसके लिए मिल रहा था? इस पर्टिकुलर स्पीड के लिए जो इस पर पीक पर है, इसके लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा था ना। हाँ सर। इसके लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, तो इस स्पीड को आप क्या बोलोगे? VMPS, हाँ सर। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्टिकल का यही स्पीड है, तो यही क्या होगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। करेक्ट। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता था? √2 RT/m। और वैसे क्या होता है, और v एवरेज की बात करूं तो वो क्या होगी? कुछ इससे ज्यादा ही होगी। और VRMS क्या होगा? कुछ इससे ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें क्या था 3, इसमें क्या था रूट। करेक्ट। तो इस तरीके से होगा। यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, सपोज ये T1 टेम्परेचर के लिए, ठीक है, यदि ये T1 टेम्परेचर के लिए है, तो बताओ जरा T2 टेम्परेचर के लिए मतलब इंक्रीज करूं टेम्परेचर तो क्या होगा? सबकी स्पीड इंक्रीज होगी फिर सर। स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड यदि इंक्रीज होगी तो कर्व कहाँ शिफ्ट करेगा? यदि चलो एक और मैं कर्व ड्रॉ एक्स करता हूँ। एक्सिस की तरफ। हाँ एक्स एक्सिस की तरफ, वेरी गुड।
कुछ इस तरीके से होगा। तो ये यदि सपोज T1 है, इसके लिए T1 के लिए था, ये किसके लिए होगा T2, और जो T2 होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन T1, करेक्ट। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से VMPS क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। VRMS भी क्या, V एवरेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। VRMS इंक्रीज होगा। सर वो VRMS क्या होता है? VRMS बेटा जो मैंने जो डेरिवेशन के टाइम पे मैं बता रहा था, सपोज UX का स्क्वायर किया था मैंने, U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस, पहले करो स्क्वायर फिर एवरेज फिर रूट, तो क्या हो गया VRMS। रूट ठीक है मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन लिया किसका, स्क्वायर स्पीड का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं VRMS। ओके ओके सर। तो ये टेम्परेचर समझ में आया, क्योंकि इनकी जो स्पीड होता है वो क्या होता है T पर डिपेंडेंट। यदि बेटा स्पीड बढ़ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। अब यदि हम लोग बात करें, दो ग्राफ ऐसे कुछ हैं, सपोज ये दोनों टेम्परेचर सेम है, दोनों का TT टेम्परेचर है, बट एक ये मॉलिक्यूलर वेट M1 के लिए है और दूसरा मॉलिक्यूलर वेट M2 के लिए है। ठीक है, तो M1 बड़ा होगा M2 बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर सर वेट M1 बड़ा होगा। M1 M1 बड़ा होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए VRMS नहीं देखो ये क्या है, इसके लिए स्पीड कम है तो मॉलिक्यूलर हाँ वेट सर, क्या हाँ सर, आएगा, हाँ सर। ज्यादा होगा। तो M2 बड़ा होगा किससे, M1 से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाँ है तो सर। क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। आगे समझ। अच्छा ये बताओ, ये यदि मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, यदि इस पूरे जो एरिया अंडर कर्व, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रेंज के इसको सबको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 से लेके सर इन्फिनिटी। आप क्या बोले, कुछ सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया क्या, सर किसी को नहीं दिया। देखो मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं क्या बोल रहा, ये सबको नहीं आई आवाज। हाँ सर, नहीं है। अच्छा चलो फिर से देख लेते हैं। यदि सपोज इधर से लेके इधर तक में ये मेरे को ये एरिया अंडर कर्व जो है इस कर्व का, इसको मेरे को ऐड करना है। इस ऐड करने से मेरे को क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि क्या इधर से इधर तक के फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को मैंने ऐड किया, फिर इधर तक के ऐड किया, इधर, इन सबका जो इंटीग्रेशन है वही क्या होता है एक्चुअली में एरिया अंडर कर्व, करेक्ट। तो यदि मैं इसके एरिया की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेगा, आ जाएगा। अब यदि मैं इसकी बात करूं, यदि मैं इसकी बात करूं, इसकी, तो इसमें भी क्या होगा, क्या इसका जो एरिया होगा वो भी कितना होगा, वो भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, और दोनों का एरिया कैसा होगा सेम, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंटेनर में कितने पार्टिकल्स वो तो चेंज हो नहीं रहा, समझे। हाँ सर। ऐसे बोल सकते हैं हम कि हाँ यदि सर, हाँ, दोनों वापस का एरिया बोलिए। इक्वल होगा। क्या एक बार और समझाऊं क्या, आप हाँ वो सर। ऐसे लग रहा है दूर से बोल रहे हो, सुनाई नहीं है। नहीं दूर से तो नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट रुको, तो तक ड्रॉ करें ना। नहीं मैं बता रहा हूँ। अभी आवाज क्लियर है मेरी, यस यस यस। वैसी ही है। नहीं क्लियर अभी आई। ओके यस बोल रही है। चलो, चलो मैं ये बोल रहा था कि ये जो एरिया अंडर कर्व है, ठीक है, ये एरिया अंडर कर्व क्या बता रहा है हमको, इन सारे पार्टिकल्स का एडिशन, इन सारे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या एडिशन, और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। यदि
सेम तरीके से मैं दूसरे कर्व का एरिया अंडर कर्व निकालूं तो उधर भी क्या होगा, इन सबकी स्पीड का जो सबके फ्रैक्शन ऑफ स्पीड को हम बेसिकली सारे पार्टिकल्स के फ्रैक्शन को यदि ऐड करेंगे तो उससे भी हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा, करेक्ट। और वो कितना होगा 1, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप सारे फ्रैक्शन को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1। तो हम लोग सिंपल ये बोल सकते हैं कि ये जो कर्व है इनका एरिया अंडर कर्व क्या है 1 यूनिटी, और उससे हमें मिल क्या रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आया क्या समझ में अभी? यस। अब मैं कुछ ऑब्जर्वेशन, हेडिंग डालो ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन लिखा रहा हूं फिर इनको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये मैं दिखाऊंगा, पहले ये लिख लो ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हेडिंग डाल के पहला ऑब्जर्वेशन लिखो, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व will denote, area under curve will denote fraction of molecule, fraction of molecules having speeds the area under curve will denote fraction of molecules having speed between 0 to infinity. समझ गए बात? यस सर। सेकंड पॉइंट डिस्कस किया जाए तो टोटल एरिया अंडर कर्व will be constant and unity, यही समझाया था, at all temperature, क्योंकि जो एरिया अंडर कर्व क्या है वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका चेंज हो नहीं रहा है, ओके। तो वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, P corresponds to मोस्ट, क्या बताता है पीक, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट, at higher temperature fraction of molecules having speed less than, at higher temperature fraction of molecules having speed less than a particular value decreases। क्या बोल सकते हैं सिंपल, कि जो at higher temperature the fraction of molecules having speed less than a particular value decreases। Next point, for gases with
for gases with different molar masses, will have following graph at given temperature. ठीक है, अब जो मैंने ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ बना लो। ये लिखने के बाद बताना तो मैं ग्राफ दिखा दूंगा। सर वो ग्राफ आपको वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ, आप लोग को वापस ड्रॉ करना पड़ेगा। सर आपको भी वो पहला वाला समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। ये कर लिया। हाँ सर। ये सपोज T1 के लिए था, ये क्या था T2 के लिए, तो T1 बड़ा होगा T2, T2 बड़ा होगा T1 से, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, फ्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। आगे समझ? क्या बोला सर आपने? मैंने क्या बोला, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा, और जो हाँ एरिया अंडर कर्व है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये सोचो स्पीड भी बढ़ानी है और ग्राफ ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, जो एरिया अंडर कर्व है वो बढ़ जाएगा, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, या इसको ऐसे समझ सकते हो, या मैंने जो फोर्थ पॉइंट लिखाया था उसमें क्या लिखाया था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू डिक्रीजेस, मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो फ्रैक्शन ऑफ वैल्यू है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। जो VMPS के लिए पहले ये फ्रैक्शन आ रहा था, वही VMPS के लिए फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ड्रॉ कर लिए? तो सर नहीं सर। सिंपल टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट देखकर हम लोग क्या बता सकते हैं, इनके बारे में कमेंट कर सकते हैं। सर स्क्रीन में दिख रहा है। एक मिनट, अभी दिख रहा है? हाँ सर। ओके, डन ये? सर एक मिनट। नो सर।
डन सर। डन। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं रियल गैसेस। इधर तक आपका आइडियल गैसेस कंप्लीट हुआ। तो इसको न्यू पेज पे चालू करें, इधर कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, न्यू पेज से कर लो या कंटिन्यू कर लो। ऐसे गैसियस स्टेट में तो आपका पूरा एक ही में देख करते हैं हम लोग, बट एडवांस वाले लोगों को दो बुकलेट मिल रखी है, आइडियल का और रियल का अलग। तो आइडियल कंप्लीट हो गया, आप लोग बुकलेट कंप्लीट करना शुरू करो। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था बट किसी ने भेजा नहीं। आइडियल गैस का जिसके पास एडवांस वाला है उसको बेटा एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट करके भेजना है नेक्स्ट क्लास से पहले। और जिसके पास एडवांस वाला है, सॉरी जिसके पास मेंस वाला है, उसको जो सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन है, ठीक है, उन चारों सेक्शन को कंप्लीट करके भेजना है। सर एडवांस में 1 और 2 ना? हाँ, एडवांस वाला एक्सरसाइज 1 पूरा भेजना है आपको कंप्लीट करके आइडियल गैस का। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे रियल गैसेस। तो मैंने जब केटीजी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस समझाया था। मैंने क्या बोला था, वो सारी गैसेस जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो, निग्लेजिबल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली गैस। बट जब एग्जैक्ट जीरो हो तब आप उसको क्या बोलोगे, आइडियल गैस। और निग्लेजिबल हो तो क्या बोलोगे, रियल गैस। क्लियर है? तो रियलिटी में ऐसा कोई आइडियली कोई गैस आइडियल गैस होती नहीं है, बट हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो गैस जिनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो, एग्जैक्ट जीरो हो, उसको आप आइडियल गैस बोलोगे। और जिसमें ऑलमोस्ट जीरो हो उसको आप क्या बोलोगे, रियल गैस। तो बेसिकली वो सारी गैस रियल गैस है जो आइडियल गैस नहीं है। मैंने आइडियल गैस के लिए केटीजी में बहुत सारी कंडीशन बताया था कि उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने चाहिए, उनके जो पार्टिकल्स है उनका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, जो उनके दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है उसके रिस्पेक्ट में साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा होना चाहिए, जिसकी वजह से जो हम लोग क्या कर लेते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होने की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ गैस है उसी वो हम लोग बराबर बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब एक पार्टिकल के लिए जो फ्री अवेलेबल वॉल्यूम है वो सेम है यदि पार्टिकल्स हैं, और यदि ये आइडियल गैस है तो हम लोग इनके साइज को इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि इस पार्टिकल्स के लिए फ्री अवेलेबल वॉल्यूम कितना है इस कंटेनर का। सर आपका आवाज लैग हो रहा है। सर आवाज लैग हो रहा है क्योंकि रियल गैस के केस में हमें जो पार्टिकल के क्या हुआ, सर आवाज लैग हो रहा है, उससे सुनाई नहीं दिया। लैग कर रहा है क्या? हाँ सर। वाईफाई तो सही पता नहीं क्या सीन है। एक मिनट रुको। अभी क्या ठीक है? हाँ सर अभी तो ठीक है, पर ठीक है। सर जो पहले जब आप समझाए तब चला गया। हाँ, तो रियल गैसेस में जितना समझाया वो नहीं समझ में आया, दोबारा बोलो। यस सर। सुनो जरा, दोबारा सुनो। जो भी रियल गैसेस हैं, अच्छा आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस तो पता है आपको कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होता है, और जो आपके रियल गैसेस हैं उनमें ऑलमोस्ट जीरो होता है।
ठीक है। जो पार्टिकल्स का जो साइज है हम लोग आइडियल गैस में पॉइंट की तरह एज्यूम करते हैं, जबकि जो रियल गैस है उनमें हम लोग उनके साइज को कंसीडर करेंगे। मतलब मैं समझा ये रहा था, यदि एक कंटेनर के अंदर सिर्फ एक पार्टिकल है और एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और यदि ये क्या है, आइडियल गैस है, तो इस एक पार्टिकल्स के लिए अवेलेबल वॉल्यूम कितना होगा, इस कंटेनर का वॉल्यूम। आइडियल गैस भी हम उसी गैस को बोलेंगे जब इस पार्टिकल्स के लिए अवेलेबल वॉल्यूम क्या बोलेंगे, पूरा इस कंटेनर का वॉल्यूम। मतलब कि जो पार्टिकल्स की वजह से कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है और कोई भी इनके वॉल्यूम में डिक्रीमेंट नहीं आ रहा है, कि इनके मूवमेंट के लिए जो पार्टिकल्स के मूवमेंट के लिए जो स्पेस है वो कम हो। बट रियल गैस के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कंसीडर, क्योंकि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो सिग्निफिकेंट है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। यदि बेटा इसको मूव करना है तो हमें ये और ये, यदि इस कंटेनर में 4 वॉल्यूम है तो इतना स्पेस हमको हटाना पड़ेगा, तब हम इसका क्या बोल सकते हैं, अवेलेबल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तब हमें इन केस ऑफ रियल गैसेस ये इनके साइज को हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। और यदि ये सोचो ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, अब इस पार्टिकल को या ये वॉल की बात करें हम लोग, तो इस वॉल की बात करें तो इसको यदि सपोज इस पर क्या करना है, जाके कोलाइड करना है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इस पर कोलाइड करते हैं, जितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं पर यूनिट एरिया उसी की वजह से प्रेशर आता है। बट ये पार्टिकल अभी इस पे कोलाइड करने जा रहा है, यदि इनके बीच में बेटा अट्रैक्शन फोर्स है कुछ ना कुछ, तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, करेक्ट। यदि आपको इस वॉल को प्रेस करने जाना है और आपको कोई पीछे से पुल कर रहा है, तो क्या आप इसको तब ज्यादा फोर्स लगा पाओगे, यदि जब तब ज्यादा फोर्स लगा पाओगे जब कोई आपको पुल ना कर रहा हो। ऑब्वियसली जब आपको कोई पुल नहीं कर रहा होगा तब आप ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाओगे। तो वैसे ही क्या होता है, यदि इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है तो फ्रीली जाके ये क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। जबकि ये क्या कर रहा होगा, इसको पीछे खींच रहा होगा, तो ये जितना इसको करना चाहिए क्या उतना प्रेशर अप्लाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इतना प्रेशर यदि अप्लाई नहीं कर पाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, जस्ट बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस इसका प्रेशर में क्या आ जाता है, डिक्रीमेंट आ जाता है, इसके वॉल्यूम में क्या आ जाता है, फ्री अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे समझ। हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम लोग जितना मैंने ये बात समझाई है इसको हम लोग एक एक करके फिर से समझेंगे, लिखेंगे। बट ये एक्चुअली में ओवरव्यू था रियल गैसेस का, जो हमें कंसीडर करना है। हम लोग केटीजी के टाइम पर क्या मोमेंटम चेंज लिख लिए थे, बट हम लोग ने क्या बोला था, सब आइडियल गैस केस लिए थे। बट अब इधर रियल गैस में हमें कुछ भी आइडियल केस नहीं लेने हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा हम उन सारी बातों को कंसीडर करेंगे। ओके। हाँ सर। ठीक है ना सभी को। अब हम लोग देखते हैं रियल गैसेस को, थोड़ा सा लिखते हैं, लिख लिख के समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो जरा। तो सिंपल हम लोग रियल गैसेस के बारे में क्या बोल सकते हैं, वो गैसेस। सर ये सब ड्रॉ नहीं करना है ना? ना ये सब ड्रॉ मत करो, ये तो समझाने के लिए था। तो बेसिकली रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें, मॉलिक्यूल्स हैव attractive as well as attractive or repulsive forces or repulsive forces and also have और सर आवाज नहीं आ रही। ये जो पार्टिकल्स है इनका साइज इतना ज्यादा है कि हमें इनके साइज को जो अवेलेबल वॉल्यूम होगा उससे क्या करना, सर
हेलो ठीक है, तो ये लिखा रियल गैसेस क्या है, रियल गैसेस अभी हम तक लिखा उसको नहीं बोलेंगे, रियल गैसेस उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल हैव अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एंड आल्सो हैव वॉल्यूम। क्लियर है, हमें इसके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा और इनके बीच में जो इनका जो वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, यदि इतना हम कुछ कंसीडर करेंगे तो उन गैसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल गैसेस। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो सारी गैसेस जो आइडियल नहीं है उसको आप क्या बोलोगे, रियल गैसेस। लिख लिया ये, हो गया। आप यदि सपोज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आपको पता है ये किसके लिए था, आइडियल गैस। आइडियल गैस। ओके, तो ये तो जो आइडियल गैस था इसमें इस प्रेशर का क्या मतलब था, प्रेशर ऑन वॉल, प्रेशर ऑन वॉल of container विदाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उधर तो हम लोग ने क्या लिया था, जीरो, विदाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये जो वॉल्यूम था ये क्या था, ये वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम अवेलेबल, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। करेक्ट, क्लियर है, ये मतलब था आइडियल गैस का। अब यदि सोचो, बड़े ध्यान से समझना इधर, ठीक है, आप लिखना मत कोई, आप सिर्फ इधर सुनो, फिर मैं टाइम लूंगा लिखने के लिए। यदि सपोज ये वॉल है, ठीक है, यदि बेटा इनके इन पार्टिकल्स के जो ये हैं, ठीक है, ये पार्टिकल, बहुत सारे जो पार्टिकल्स इधर हैं, ये क्या करेंगे, इधर पे जाके कोलाइड करेंगे, ये आपस में भी कोलाइड करते हैं। तो यदि बेटा इनके बीच में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं है तो ये सपोज कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब यदि इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन है, यदि इनके बीच में कुछ इंट्रैक्शन है
तो जितना ये बिना इंटरेक्शन के फोर्स अप्लाई कर रहे थे, क्या उतने से ज्यादा करेंगे या कम अप्लाई करेंगे? कम। कम अप्लाई करेंगे। सर कम करें। हम क्या सोचे, यदि ये फोर्स अप्लाई, यदि इनके बीच में इंटरेक्शन है और इनका प्रेशर यदि क्या है, P है, ठीक है, तो यदि मैं इसमें कुछ, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि यदि इनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो प्रेशर क्या होगा, कुछ कम होगा, और उस जो कुछ कम है उसमें यदि मैं कोई नंबर ऐड कर दूं, सपोज ये नंबर ऐड कर दूं, तो मैंने ये बोला कि यदि इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, वो कुछ ज्यादा प्रेशर होता, यदि इंटरेक्शन है तो P प्रेशर है, उसमें मैं कुछ ऐड कर दूं तो ये प्रेशर क्या हो सकता है, प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर विदाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये लाइन हाँ समझ सर। में आई? ये लाइन समझ में आई सभी को? सर आप यदि repeat करो। यदि प्रेशर P है, सपोज कोई रियल गैस है जिनके बीच में इंटरेक्शन है, उसमें P है, और हमें जो पता है वो P एक्चुअली में आइडियल से क्या होगा, कम होगा, और आइडियल को इक्वल करने के लिए हम लोग उसमें कुछ ऐड करते हैं और बोलूं कि ये प्रेशर जो है, यदि हम लोग इसमें इंटरेक्शन को कंसीडर ना करें तो ये इसके बराबर होगा। करेक्ट? तो ये इसमें हम लोग ने क्या करा, कुछ करेक्शन टर्म ऐड कर दिया, जो आपका एक्चुअली में रियल प्रेशर है उसमें मैंने कुछ ऐड करके आइडियल प्रेशर बना दिए। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं। आया बात समझ में? हाँ सर, पर वो यार क्या किया है? ऐड वो किया, वो जो किया वो हम बाद में देखेंगे। वो क्या है, AN² / V² है। वो क्यों किया, कैसे किया, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐड होगा, ये आपको पता है, हाँ सर। ठीक है। और जो कुछ ना कुछ जो ऐड हो रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर करेक्शन टर्म। तो AN² / V² क्या, प्रेशर करेक्शन टर्म। अब यदि सपोज वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, यदि हम वॉल्यूम की बात करें, सपोज ये कंटेनर में सिर्फ एक एटम होता, ठीक है, या हम लोग बात करें कि ये कंटेनर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और इनके एक दूसरे की वजह से कुछ भी वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, तो आइडियली सपोज उसका वॉल्यूम कितना है, कुछ V है, ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम क्या होगा, V होगा। करेक्ट? अब सपोज कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, V होगा। अब यदि हम लोग रियल गैस की बात करें, मतलब अब हमें क्या, तो थोड़े साइज बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, हमें इनके साइज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमें क्या हटाना क्या चाहिए, हमें इन मॉलिक्यूल्स के जो साइज हैं उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट? तो जो एक्चुअली में अवेलेबल वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, V - साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, NB। कुछ कम होगा, ये आपको समझ में आया? हाँ सर। और कुछ जो कम है वो उस वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, NB। अभी मैं ये प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन दोनों अलग से हेडिंग डाल के समझाऊंगा, ये क्या है वो क्या है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम करेक्शन, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रेशर करेक्शन। यदि इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हो कि ये प्रेशर करेक्शन सर क्यों आया और ऐड ही क्यों हुआ और ये सब्ट्रैक्ट क्यों हुआ, ये आप मेरे से बोल सकते हो यदि नहीं समझ में आया। सर एक बार बता दो ना, प्रेशर ऐड क्यों हुआ मतलब। देखो ऐसे सोचो, यदि इन दोनों कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, यदि इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, यदि इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो ये ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, और यदि इनके बीच में इंटरेक्शन है तो ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा, तो ये कुछ कम प्रेशर लगा पाएगा। करेक्ट? जो रियल गैसेस हैं उनमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, और यदि रियल गैसेस में यदि इंटरेक्शन है तो वो सपोज P प्रेशर लगा रहा है और वो हमें प्रेशर बताना है, इधर पुट करना है, जो कि विदाउट इंटरेक्शन। यदि विदाउट इंटरेक्शन तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा ऐड करेंगे आइडियल की तरह, आइडियल की तरह बिहेव करना चाहिए। बट अब हमें ये तो हमारा प्रेशर कम आया, हम इसमें यदि कुछ ऐड कर दें तो हमारा प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ कंटेनर विदाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसलिए हम इस प्रेशर को, जो करेक्शन टर्म है, इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। और इधर वॉल्यूम में क्या है, साइज की वजह से
अब फ्री अवेलेबल वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और फ्री अवेलेबल वॉल्यूम यदि कम हो जा रहा है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए वॉल्यूम करेक्शन क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ। अभी आया क्या समझ में? यस सर, तो दोनों केस में हम लोग ने इंटरेक्शन मतलब नहीं कंसीडर किया ना हाँ सर, मतलब जो आपने जैसे प्रेशर वाले में बोला तो उसमें हम लोग ने इंटरेक्शन नहीं कंसीडर किया ना, मतलब गैसेस का। हाँ, ये जो लिख रहे हैं हमने इंटरेक्शन कंसीडर करके ये करेक्शन ऐड कर दिया ना। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P की जगह ये लिख सकते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और V की जगह क्या लिख सकते हैं, V माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन आर टी। तो ये जो इक्वेशन है, आप ये इक्वेशन को आप क्या बोल सकते हो, आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस इक्वेशन। समझे? हाँ सर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब अच्छा ये देखो, ये तो समझ में आ गया आपको कि जो आपका आइडियल गैस है और रियल गैस है उसमें कुछ डेविएशन आ रहा है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर है, करेक्ट। मतलब जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है वो रियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर चेंज हो रही, उसमें क्या आएगा, कुछ डेविएशन जरूर आएगा, उस डेविएशन को आप क्या बोलते हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो लिखना बाकी है। अभी वो लिखवाऊंगा मैं, अभी परेशान मत हो, मैं सब लिखाऊंगा, ठीक है, अभी सिर्फ समझते रहो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी तो सिर्फ आइडियल गैस के लिए, यदि मैं रियल Yes, गैस sir. की बात करूं तो ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं आएगा, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, किसी फैक्टर से आपकी रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट करेगी, करेक्ट। करेक्ट, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस, deviation of real gases from ideal behavior, from ideal behavior, deviation of real gases from ideal behavior can be measured, can be measured can be measured by using compressibility factor। समझे कि मतलब जो रियल गैसेस हैं, ठीक है, उनके यदि सपोज ये फॉलो नहीं कर रहा है तो भाई किसी फैक्टर से फॉलो नहीं कर रहा होगा, किसी फैक्टर का अंतर आ रहा होगा, और इसी फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्लियर है? हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जेड इज इक्वल टू पीवी रियल डिवाइडेड बाई, देखो एनआरटी तो सबका सेम है, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल, इन दोनों में जो डेविएशन होगा वही क्या होगा, उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो हम लोग जेड को क्या बोल सकते हैं, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या बोल सकते हैं, वीएम रियल अपॉन वीएम मोलर वॉल्यूम आइडियल, और जो कि क्या होगा, कंटेनर का ही होगा, तो हम लोग इसको वी आइडियल बोल देते हैं। अब ये नोट कर लो सर वो लास्ट में क्या लिखा है? क्या, आपने लिखा ना वी एम रियल और वी एम रियल डिवाइडेड बाई वी एम मोलर वॉल्यूम, इसको क्या नोट कर होता लो है सर? सर, इसको नोट कर लो डेविएशन को। मोलर वॉल्यूम तो समझते हो ना, वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस। अच्छा ठीक है सर। नोट करो इसको।
Anywhere? नो सर। ओके, देखो सर लास्ट पेज में दिखा। ये हो गया। अब ये हाँ लिख सर। लो, अब ये लिख लो, ये अब सारा कुछ लिख लो। सर मतलब ये सब ड्रॉ की होगी ना, मतलब सीधे लिखने हैं, रिटन पार्ट में। क्या? सर कह रहा हूँ कुछ ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ जो लिखा हुआ है वही लिखना है ना, मतलब सिर्फ ड्रॉ। हाँ हाँ हाँ, ड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। हो गया क्या? सर एक सेकंड। सर हो गया। अब हम लोग ये जो करेक्शन टर्म्स हमने सीखे हैं, इसी को हम लोग अब देखते हैं ये करेक्शन टर्म्स एक्चुअली में कैसे आ रहे हैं। ओके, तो हेडिंग डालो वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। यदि सपोज बेटा एक कंटेनर के अंदर सिर्फ आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यदि इन दोनों को मैं टच करा दूं तो इस मॉलिक्यूल के लिए इस मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम चला गया,
क्या ये, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ये स्फीयर बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। क्या ये वाला सेंटर क्या इस स्फीयर के अंदर कभी जा सकता है? सर क्या क्या? ये वाला सेंटर, क्या ये जो मैंने डॉटेड स्फीयर बनाया है, क्या इसके अंदर कभी जाएगा? नहीं सर। नहीं जा पाएगा। तो मैं नहीं क्या जा बोल सकता। सकता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस मॉलिक्यूल के लिए या इस सेंटर के लिए इस रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम मेरे को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ सर। ये मेरे, क्योंकि इसके अंदर तो ये जा नहीं सकता, सेकंड इसके अंदर ये नहीं जा सकता, मतलब इसके लिए इतना वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया इस कंटेनर का, करेक्ट? तो यदि मैं बोलूं कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वो क्या होगा, ये आर रेडियस, ये आर रेडियस 2r, एक क्या क्या होता है 4/3 पाई आर, आर कितना होगा 2r³, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई r³, करेक्ट? बट ये एक्चुअली में जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो क्या है, टू मॉलिक्यूल्स के लिए, और हमें क्या निकालना है पर मॉलिक्यूल, हमें कितना मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, हाफ। ये क्या हो जाएगा, हाँ, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर। ये आया क्या समझ में? एंड वाला वापस बताइए। सर किसी ने समझाने को वापस बोला सर। क्या हो जाएगा, या हम लोग इसको निकालें, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। पर मोल, पर मोल कितना हो जाएगा हेलो सर, आपको आवाज नहीं आ रहा है सर। 4 इंटू, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आपकी आवाज कट सर कट के आ रही है सर, लैग हाँ बहुत होता लैग सर, है हो रहा है। बहुत बीच लैग हो में। रहा है। अभी ठीक है? यस सर। रेजोनेंस में तो पता नहीं, इधर का वाईफाई का मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या सीन है, मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ मैं। इधर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये पर इंटू मॉलिक्यूल था, एन है सर। पर मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा इनटू Na, करेक्ट? और इसी को आप क्या बोलते हैं, बी, ठीक है? ये जो है इसी को आप क्या बोलोगे, बेसिकली जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये है, दिस इज इक्वल टू n इंटू पी, क्या बोलते हैं, इसी को आप क्या बोलोगे n इंटू पी। तो सर बेसिकली एम मैं क्या क्या है, बोल वी सकता क्या है? हूँ, फॉर n मोल्स, फॉर, यस सर ठीक बेसिकली है। ये क्या है आपका b, तो फॉर n मोल्स क्या हो जाएगा, और n मोल्स क्या है n इंटू p, आगे समझ? सर आप कुछ लिख रहे हो क्या? बोलो आया क्या समझ में? सर सर कुछ लिख रहे हैं क्या आप? नहीं, सर का नेटवर्क इश्यू वापस हो गया। वॉइस नहीं जा रही है शायद। सर आप हो या नहीं?
सर आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक है? सर हाँ नहीं सर। होता है। अभी ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर इसके पहले आप बोलते जा रहे थे, हम बोल रहे तो आपको नहीं जा रहा था सर। ठीक है, तो ये समझ में आया या मैं वापस समझा सर दूँ? सर कोई लास्ट बोल नहीं रहा था समझा। वापस एक्सप्लेन करना है वो। कोई तो बोल रहा था मैं सर। एक बार वापस explain करके, ठीक है सुनो। ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, बेसिकली यदि एक एटम ये है, एक एटम ये है, तो ये वाला जो सेंटर है वो क्या, ये जो इस रेडियस का जो स्फीयर में बनाऊं, क्या वो इसके अंदर कभी जा सकता है? कभी नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक मॉलिक्यूल के लिए मेरे को कितना वॉल्यूम एक्सक्लूड करना पड़ेगा? 2r रेडियस का स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको करूंगा तो 2r रेडियस यूज करूंगा तो ये हो जाएगा। बट ये एक्चुअली में क्या है, दो मॉलिक्यूल का हम लोग क्या लिख रहे हैं, पर मॉलिक्यूल, तो इधर मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, हाफ। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, करेक्ट। और ये पर मोल बोलूंगा तो क्या हो जाएगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। उसी को, इसको हम लोग ने क्या बोला, V। क्या डिफाइन किया, V। जो मैंने V माइनस एन बी किया था, उसका जो V था, जो B था वो ये था। और वो यदि n मोल्स के लिए मैं बोलूं तो वो क्या हो जाएगा n इंटू V। अभी आगे समझ? Yes, sir. Yes. ये हो गया n इंटू V। बस इसको नोट कर लो। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एक्चुअली में V रियल होगा वो क्या हो जाएगा V माइनस एन बी। और ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम करेक्शन। नोट कर लो इसको। अभी मैं एक एग्जांपल लेके और समझा रहा हूँ, उससे बाकी उससे समझ में आ जाएगा बाकी लोगों को। डन। नो सर। डन। नहीं सर, लास्ट ईयर। ओके ओके, कर लो आराम से कर लो।
डन सर। ओके, क्लियर है? तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ये v माइनस एन बी क्यों लिखा था ये समझ में आ गया। जो कंटेनर का वॉल्यूम है उससे हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल n मोल्स के लिए यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो इस कंटेनर में अवेलेबल वॉल्यूम है वो निकल के आ जाएगा। और जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो आपका हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, P इक्वल टू nRT में। यदि इनकी साइज को हटा के अवेलेबल मोशन के लिए जितना वॉल्यूम है वो आ जाए तो उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेशर करेक्शन। ठीक है, तो प्रेशर करेक्शन में क्या था, यदि सपोज इधर एक वॉल है तो यदि इसको विदाउट किसी इंटरेक्शन से जाना है तो सपोज ये कुछ ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। यदि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पर है, इसको ये अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये कुछ प्रेशर कम अप्लाई करेगा। और जो कुछ प्रेशर जो कम अप्लाई करेगा वो क्या होगा, PR। और उसमें हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका टर्म हो जाएगा प्रेशर करेक्शन टर्म। ठीक है, अब ये एक्चुअली में प्रेशर, देखो इसका जो प्रेशर करेक्शन टर्म है इसका कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि ये जो फैक्टर है ये किस किस पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो सपोज यदि आपका अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा, इधर पर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इनका इधर पर डेंसिटी कितना है, इधर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डेंस हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। करेक्ट? क्योंकि जितने ज्यादा पार्टिकल्स इधर डेंस होंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगाएंगे और उतना कम क्या होगा, प्रेशर होगा। हाँ सर। समझे? उतना कम क्या होगा, प्रेशर होगा। और जितना कम प्रेशर होगा उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट? हम लोग सपोज क्या बोल सकते हैं, P आइडियल इज इक्वल टू, अब आप कुछ दिख रहे हो क्या? सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं। होगा जो आपका करेक्शन टर्म होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, सर वापस बताओ ना सर, नहीं समझा। नहीं समझा? बस सर आप आवाज हो ही गए नहीं बहुत बीच आपकी। में। हाँ सर। यार पता नहीं कितना, देखो सुनो फिर से, ये जो आपके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या कर रहे होंगे बेटा, जितना ज्यादा इधर डेंस पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उतना कम आपका प्रेशर होगा। उतना कम प्रेशर होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि करेक्शन टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। उतना हमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। है समझ में? यदि सोचो, यदि तुमको एक आदमी खींच रहा है तो तुम कुछ प्रेशर लगाओगे। यदि तुमको बेटा पांच लोग खींचने लग जाए तो क्या होगा, हमारे प्रेशर का मतलब ही नहीं, हम लोग उस पांचों की तरफ से चले जाएंगे। कम हो जाएगा। यदि कम हो जाएगा तो हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, इधर पर आपके पार्टिकल्स कितने हैं, वो किस तरीके से डेंस है,
उस पर डिपेंड करेगा करेक्शन टर्म, उस पर डिपेंड करेगा आपका कितना प्रेशर रिड्यूस होगा। हम लोग क्या बोल, सर वापस आवाज नहीं आ रहा। यस सर। सुना ये नहीं सुन पाया? नहीं सर सर। वापस कट हो गया। परेशान हो गया। कहाँ तक सुना था? सर वापस सर आप पहले- एग्जांपल दे रहे थे ना जो इंसान खींचे। हाँ मैं ये बोल रहा था, यदि सपोज ये तो क्लियर है बेटा कि यदि इसको एक लोग अट्रैक्ट करेंगे तो ये उसमें कुछ रिडक्शन आएगा, यदि बहुत ज्यादा लोग इसको अट्रैक्ट करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन आएगा, करेक्ट? हाँ सर। तो वही बोल रहा हूँ कि इधर पर ये जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से डेंस हैं, किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करेक्शन टर्म के, करेक्ट? और वो किसके करेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n बाई v। n को आप क्या बोल सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और मोल्स को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो करेक्शन टर्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n बाई v के। अब आया क्या समझ? हाँ सर। और अब ये बताओ कि इधर पर जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा बेटा इसको ये कोलाइड करेगा, समझना ध्यान से। तो इधर पर कितने ज्यादा कोलिजन हो रहे उस पर भी आपका क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब सोचो एक जगह 10 लोगों को आप पकड़ के खींच रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने थोड़ा कम किया, तो हर से क्या होगा, रिडक्शन होगा प्रेशर में। हर से रिडक्शन होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो करेक्शन टर्म और किस पर डिपेंड करेगा, इधर पर नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं, करेक्ट? हाँ नहीं यहाँ समझा पे सर ये बराबर। नहीं समझा? ऐसे सोचो, यदि बेटा इधर जो पार्टिकल्स हैं, इधर बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये जाके क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। हर एक कोलिजन में क्या हो रहा है, हर एक कोलिजन में थोड़ा रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल रिडक्शन और ये ओवरऑल करेक्शन टर्म किस पर डिपेंड करेगा, कि ये इधर पर कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है, सर आप करेक्ट? किसमें रिडक्शन बोल रहे हो? बोलो। तो बेसिकली दो फैक्टर है, एक क्या है, डेंस, क्या? सर आप किसमें क्या रिडक्शन बोल बोल रहे रहे हो हो? क्रिस? फोर्स में या नंबर ऑफ कोलिजन्स में? तो बेसिकली मैं ये बोल रहा था, इधर पे बेटा दो फैक्टर। सर वापस से आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। सर वापस लीजिए। हाँ सर को बोल रहे कल कराओगे।
इसमें लिखो जरा करेक्शन टर्म, सर आप क्या समझा रहे थे? अब मैं क्या ही करूं बेटा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं मोबाइल डेटा से कनेक्ट किया फिर भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, वाईफाई से कनेक्ट कर रहा हूँ तो भी डिस्कनेक्ट हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है डिस्कनेक्ट हो क्यों रहा है बार बार। सर कल करा दो ये। नहीं नहीं कल नहीं यार, चलो अभी देखते हैं, अभी यदि चलता है तो ठीक है। सर बराबर से नहीं समझ रहा ना इसलिए। समझना, देखो समझो क्या इधर, ये फैक्ट, ये देखो इधर पर कितने पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ, इधर ये इस पर अट्रैक्शन कितना होगा, और क्या किस पर डिपेंड करेगा, इधर पर कितने पार्टिकल्स हैं कितना डेंस है कि नंबर ऑफ कोलिजन। दो फैक्टर है, एक अट्रैक्शन है ठीक है, और एक क्या है इधर पर नंबर ऑफ कोलिजन, करेक्ट। और दोनों हाँ। फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पर। Density, जितना हाँ। ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा उतना ज्यादा रिडक्शन होगा, करेक्ट। और इधर पे जितने ज्यादा डेंस पार्टिकल्स होंगे उतना सर ज्यादा उतना अट्रैक्शन होगा। कम कोलिजन होगा ना? क्यों कोलिजन कम क्यों सर होगा? क्योंकि अंदर अंदर अट्रैक्ट हो रहा है तो फिर अरे वॉल पे थोड़ी ना जाएगा। अट्रैक्ट होके प्रेशर कम लगाएगा ना, बट ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा लोग जाके अप्लाई करेंगे ना प्रेशर, समझे। यदि सर वो 100 ज्यादा लोग हैं डेंस है तो फिर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना बाहर से। तो अट्रैक्शन लगेगा, तो ओवरऑल तो रिडक्शन ज्यादा होगा ही, ओवरऑल रिडक्शन तो ज्यादा ही होगा, बट कोलिजन पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब कोई जाके कम प्रेशर लगा पा रहा है वो ठीक है, कम लगा रहा है, बट लगा तो रहा है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या आएगा, रिडक्शन आएगा। तो सिंपल हम लोग करेक्शन टर्म को क्या बोल सकते हैं, दो सर वो आपने फैक्टर, राइट साइड में कॉर्नर पे क्या लिखा है, पी आर प्लस? पी आइडियल इज इक्वल टू पी नहीं आर नहीं सर, राइट साइड में कॉर्नर सर है। an स्क्वायर बाय v स्क्वायर। क्या ये हाँ ए आर है ना। ए एन है बेटा, वो ए एन मोल्स, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो इधर करेक्शन टर्म में लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और वो हो जाएगा आपका n इंटू वी। दोनों करेक्शन टर्म को आप कर दोगे तो करेक्शन टर्म क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन वाई वी इंटू एन वाई वी, और करेक्शन टर्म हो जाएगा आपका, करेक्शन टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। नोट कर लो इसको। तो क्या याद रखोगे, दो फैक्टर है, नंबर ऑफ कोलिजन और अट्रैक्शन, दोनों किस पर डिपेंड करेंगे, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पे। जितना ज्यादा डेंस पार्टिकल्स है उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, करेक्शन टर्म में रिडक्शन होगा, और उतना ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अभी आया क्या समझ में, ओवरऑल आइडिया लगा? नहीं सर। क्यों नहीं लगा भाई, क्या नहीं लगा तुमको सर बताओ, नहीं समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है बोलो ना। कुछ भी। कुछ भी नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा हाँ है कुछ सर, भी, मुझे क्या क्यों नहीं पता। समझ में आ रहा है वाला तुमको नहीं ये समझा। हाँ सर। क्या, ये लास्ट वाला जो टॉपिक है प्रेशर करेक्शन, उसमें आपका बहुत लैग हुआ, वही नहीं हाँ समझा। सर 5 से 6 बार आपने किया ना इसके लिए। अरे बेटा वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्निकल इशू है, मैं बता तो रहा हूँ आपको। यस सर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप ये समझो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको अभी बराबर आ रहा है आवाज, तो अब समझने की कोशिश करो। देखो Yes. एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ,
यदि इधर पर आपके जो नंबर ऑफ इधर पर बहुत, ये सिंपल लॉजिक सोचो ना यार, कि यदि हाँ सर वो अट्रैक्ट होगा ज्यादा। ठीक है। हाँ तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, और मैं ये यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, इधर हाँ इधर सर फिर नंबर वो ऑफ आप पार्टिकल्स कोलिजन्स को यदि ज्यादा होंगे, यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो ये क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इधर रिडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रिडक्शन मतलब करेक्शन जो टर्म होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इधर पर मॉलिक्यूल्स किस तरीके से डेंस है, और डेंस क्या होगा, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या लिख सकते हैं, एन बाई वी, क्योंकि एन क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एन बाई वी लिख सकते हैं। तो एक टर्म हो गया कि ये कितना अट्रैक्ट कर रहा है, वो किस पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल पर। और इधर क्या है कि ये जो बहुत ज्यादा इन सारे पार्टिकल्स को, जो ये इधर पार्टिकल्स है वो क्या करने वाले हैं, जाके कोलाइड करने वाले हैं। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होंगे उतना ज्यादा रिडक्शन होगा, क्योंकि हर एक कोलिजन में कुछ ना कुछ रिड्यूस हो रहा है प्रेशर, करेक्ट। तो वो भी किस पर डिपेंड करेगा, इधर पे पार्टिकल्स कितने, तो वो भी डिपेंड करेगा डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी। तो इन दोनों को हम लोग कंसीडर करेंगे तो आपका करेक्शन टर्म क्या आ जाएगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाई वी इंटू एन बाई वी। अब इसकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आ जाता है ए, तो हम लोग करेक्शन टर्म को क्या बोल सकते हैं, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। इधर पे कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, जो वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा, हमें समझना ही पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो मैं बता रहा हूँ यही सही सही है, ऐसा हम लोग गैस कर रहे हैं कि इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से हमारे जो करेक्शन टर्म्स हैं वो जो भी प्रेशर में रिडक्शन आ रहा है वो इस तरीके से रिड्यूस हो रहा होगा। अभी आया समझ में? Yes, sir. यस। लिखो इसको, नोट करो। डन? हाँ हुआ नहीं सर हुआ? नहीं हो हुआ? गया हो गया हो सर। गया? हो गया, चलो बढ़िया। तो सिंपल हमने क्या देखा कि जो प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन आर टी। ठीक है, और इसी इक्वेशन सर की आवाज आ गई। नहीं आ रही है।
ये क्वेश्चन लिखा था? हाँ तो सर, सबसे पहले ये तो एक दिखाया था। नहीं, इसको बाद में जो मैंने दिखाया ये लिख लिया ना सभी ने, ठीक है? सर ये लिखना बाकी। ये लिखना बाकी है, ठीक है। अब यदि हम लोग समझना ध्यान से, यदि इधर हम लोग डिस्कस करें एट लो प्रेशर, सर इसमें जेड नहीं आएगा? क्या? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोल रहे हो? सर वो इक्वेशन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं आएगा जेड? इधर नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है सर। इधर तो हमने रियल लिखा है ना, हाँ सर। ये तो फॉर रियल गैसेस है, तो इधर क्यों कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आएगा? हम लोग ने इसमें ये जो करेक्शन टर्म किए हैं, अब इसको एक्चुअली में हम लोग आइडियल गैस, ये जो टर्म है पूरा टर्म, तो हमने क्या किया, पूरे टर्म को आइडियल गैस के टर्म से रिप्लेस कर दिया, करेक्ट? यदि हम ये करेक्शन टर्म नहीं ऐड करते तब हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है। अब यदि हमने करेक्शन टर्म ऐड करे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ भी जेड की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे जेड कैसे निकालेंगे, जेड क्या होगा, ये हम लोग अभी समझेंगे, ठीक है? यदि सपोज एट लो प्रेशर बात की जाए, एट लो प्रेशर, अब लो प्रेशर यदि आप देखो तो क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर कम है मतलब वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि बेटा बहुत ज्यादा वॉल्यूम है तो इधर पर हम लोग जो ये वॉल्यूम करेक्शन टर्म था, मतलब जो बी था, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं? सोचो, यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से जो वॉल्यूम कम होगा, क्या मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं? क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसके सामने v माइनस एन वी की जगह में यदि v लिख दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? यदि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब 1 लाख के सामने यदि 1 को क्या मैं इग्नोर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता कंटेनर का हूं। वॉल्यूम। हाँ कंटेनर का वॉल्यूम। हाँ, बेसिकली इस कंटेनर के वॉल्यूम के सामने n इंटू वी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यदि एट लो प्रेशर बात कर रहा हूं, मतलब वॉल्यूम क्या है आपका, हाई है वॉल्यूम, तो यदि वॉल्यूम हाई है तो इसके सामने हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसको इग्नोर करें तो इसको क्या ले सकते हैं, 0, करेक्ट? तो हम लोग इधर क्या लिख सकते हैं, v माइनस एन वी इज अप्रोक्सीमेटली v। तो जब इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या हो गया, 0। इसको क्या लिख सकते हैं, v प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये क्या मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, पीवी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी इज इक्वल टू एन आर टी। और यदि बेटा n इज इक्वल टू 1 के लिए देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी, करेक्ट? और आर टी से यदि मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आर टी और आर टी, ठीक है? इधर लिख रहा हूं बाकी, या नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखो। पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू क्या आया, 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी, यही आया ना, आर टी से डिवाइड ए अपॉन वी आर टी 1 हो गया, पीवी अपॉन आर टी, करेक्ट? पीवी अपॉन आर टी ये 1 और ये ए अपॉन वी आर टी। इतना क्लियर है? अब ये जो पीवी अपॉन आर टी होता है यही क्या है, जेड है। मैंने क्या बताया था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी इंटू जेड, यदि आइडियल गैस मान लूं तो। और ये जेड हटा, जेड इधर लिखूं तो n1 है, तो ये पीवी अपॉन आर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड। तो जेड क्या आ गया, 1 माइनस ए अपॉन वी आर टी। तो लो, मैं क्या बोल सकता हूँ, एट लो प्रेशर
at low pressure Z is less than 1. Clear है? हाँ सर। Yes. At low pressure Z is less than 1. तो यदि मैं ग्राफ बनाऊं Z वर्सेस P और प्रेशर क्या है, लो है, सपोज Z की वैल्यू ये 1 है, तो आइडियल गैस के लिए ग्राफ तो ऐसे बन जाएगा। यदि कोई ऐसी गैस है तो लो प्रेशर में क्या होगा, Z लेस देन 1। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो Z क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आया समझ में क्या इतना? बोलो। देखो एक बार फिर से सुनो, यदि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो समझ में आ गया था ना सबको कि बहुत बड़े वॉल्यूम में मैं छोटा सा वॉल्यूम जो करेक्शन टर्म हाँ है, सर, हाँ सर। मॉलिक्यूल के साइज है उनको इग्नोर कर सकता हूँ, इसको मैंने 0 ले लिया। फिर उसके बाद मैंने मैथमेटिक्स सॉल्व करी, इसको b को मल्टीप्लाई किया, an² / b² * b हुआ इज इक्वल टू दिस, तो pb/rt इज इक्वल टू rt/rt माइनस a/rtb, इससे कैंसिल हो गया, ये क्या होगा, z, करेक्ट। तो ये z इज इक्वल टू 1 माइनस a/vrt। क्लियर है? Yes. हाँ सर। नोट करो इसको। ये हो जाए तो बताना। सर वो लास्ट में क्या लिखा है, PV/RT इक्वल्स टू RT/RT माइनस a/RTB। तुम लोग क्या थोड़ा सॉल्व तो किया करो। मैंने क्या किया, RT से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी RT से डिवाइड हो जाएगा, इधर भी RT से, इधर भी RT से, n को 1 लिया है, तो PV/RT इज इक्वल टू RT/RT माइनस a/VRT। ओके, यस डन ये? Yes. नोट करो ये। सर वो पीछे वाला नहीं हुआ था। नीचे वाला नहीं हुआ था, एक मिनट। डन क्रिश? हाँ सर। करो इसको। अभी जैसे हम लोग ये लो प्रेशर के लिए देखा, फिर हम ऐसे ही और भी बहुत सारे केसेस देखेंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जेड का वैल्यू, जेड का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हो जाए, यदि सबको समझ में आ गया, आपको यदि कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जो भी यदि आवाज का प्रॉब्लम हुआ, डिस्कनेक्ट, यदि कुछ भी नहीं सुन पाए हो तो मेरे से अभी रुक के पूछ लो, और जिसका यदि हो जाए, समझ में सब आ गया, तो वो लीव कर सकते हैं। यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी सुन ना पाया हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो मेरे से पूछ सकते हो। डन ये? किसी को नहीं पूछना?
चलिए बाय। बाय सर, एक थैंक यू। मिनट से प्रेशर करेक्शन का टर्म दिखा देता हूँ। ये देखो प्रेशर करेक्शन का टर्म। सर वो करेक्शन के बाद क्या लिखा है? कहाँ, कौन से करेक्शन के बाद? ये यस सर। ये टर्म ही लिखा है बेटा। ठीक है सर, हो और कुछ? नहीं। चलिए बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।